चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला हमारा कथन दे रखा है, एसर्शन दे रखा है। और एसर्शन की अगर हम बात करते हैं, क्या दे रखा है? कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के पास एक किंक होता है जिसको विभंग कहते हैं, और कारण दिया है कि किंक पारे के स्तर को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। डॉक्टरी थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आप जान लीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करते हैं। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर हमारा होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो नॉर्मल टेम्परेचर को मापता है, जिससे हम लोग ब्लड का प्रेशर का, हम लोग जहां हम लोग जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पारा भरा होता है। इसमें क्या तो पारा भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है, पारा भरा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें मरकरी भरा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये भरा होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि थर्मामीटर अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह का आपको थर्मामीटर दिखेगा। अगर डॉक्टरी थर्मामीटर को अगर देखना चाहते हैं तो फाइनली आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो 50-60 रुपया मार्केट में देता है डॉक्टरी थर्मामीटर। आप खरीद सकते हैं उसको और जाकर के उस पर तब उसको देख सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर कुल मिलाकर के इस तरीके का आपका होता है। 50-60 रुपया का तो मिलता ही है, आप मार्केट से इसको खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई यहां पर क्या होता है, इस तरीके से आपका बना हुआ रहता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके हमारा होता है। यहां पर पाड़ा भरा होता है, इस जगह पर पाड़ा भरा होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बल्ब कहते हैं। ये जो हमारा होता है, ये तो ट्यूब हमारा होता है, ग्लास का ट्यूब होता है। इधर हमारा ग्लास का ट्यूब होता है, इधर हमारा ग्लास का ट्यूब होता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसके अंदर स्केल हमारा बना हुआ रहता है। लेकिन जो बल्ब होता है इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। और इसी बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है। इसी बल्ब में पारा मरकरी Hg भरा होता है। इस बात को ध्यान रखना। यहीं पर हमारा पारा भरा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, आप देखिएगा खरीद करके तो पता चल जाएगा। आप देखिएगा इसमें हमारा स्केल जो बना रहता है, यहां पर देखिए कुछ ऐसे करके उठा हुआ रहता है, ऐसे करके आप देखना रहता है। और ये इस तरीके से जो ऊपर उठा हुआ रहता है, इसी को किंक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला जो चीज आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर किंक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यही हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर किंक के नाम से जानते हैं। इसी को किंक कहते हैं मेरे भाई। इसी के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो जो किंक हमारा होता है, इस किंक का एक फंक्शन होता है, और किंक का जो उपयोग होता है वो हमारा क्या होता है मेरे भाई। किंक की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप किसी को मान लेते कि कोई बीमार पड़ गया, तो थर्मामीटर लगाएगा, और जैसे ही थर्मामीटर ऐसे करके थर्मामीटर आप लगाइएगा तो वो पारा जो होता है हमारे शरीर से उष्मा लेता है, हीट लेता है, तो पारा फैलने लगता है। तो पारा जबरदस्ती फैल करके यहां तक पहुंच जाएगा और आपके बॉडी टेम्परेचर को बता देगा कि कितना बॉडी टेम्परेचर है। मान लेते हैं आपको 103 डिग्री बुखार है, तो 103 दशमलव, अगर मान लेते हैं 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आपको है, तो 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करेंगे। यहां पर 105.3 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा दे रखा है, 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट को बता रहा है। तो होता क्या है कि जब भी आप थर्मामीटर को यूज करते हैं तो ऐसे से थर्मामीटर को झाड़ते हैं, फिर दोबारा से आप यूज करते हैं। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि ये जो किंक हमारा होता है ना, पारा चूंकि यहीं पर भरा होता है, इसी जगह पर हमारा पारा भरा होता है, यहीं पर हमारा क्या भरा होता है, यहीं पर पारा भरा होता है। तो यही पारा गर्म होने के बाद यही पारा फैलता है। यही पारा गर्म होने के बाद क्या होता है मेरे भाई, तो फैलता है। तो जब पारा फैलता है तो ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता है, तब ये आगे की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पारा को ये अवरोध पैदा करता है। अगर मेरे भाई आप इसको झाड़ दिए, अगर आप इसको झाड़ दिए तो हमारा पारा यहां जमा हो गया। और अगर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करिए, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, तो ये उल्टा भी करिएगा तो पारा नीचे नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं नीचे आएगा? क्योंकि यहां पर किंक होता है। तो आपको एक बात पता चल गया होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास, किसके पास, तो बल्ब के पास, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। बल्ब के जस्ट सटा हुआ में किंक होता है, बल्ब के जस्ट बगल में किंक होता है। और उस किंक की अगर बात करते हैं, उसी किंक की अगर बात करते हैं, और उसी को हम लोग किंक कहते हैं।
तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया कि बल्ब के पास क्या कहेंगे, यहां पर बल्ब के पास यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर किंक होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। दूसरी बात कहता है, ये हमारा कथन के बारे में बोल रहा था। अब हम लोग कारण को यहां पर देखेंगे। कारण क्या कहता है, कहता है किंक जो होता है वो पारे के स्तर को अपने आप नीचे जाने से रोकता है, क्योंकि ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, नीचे हमारा इधर पारा नहीं आ पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, किंक की अगर बात करते हैं तो ये किंक क्या करता है, पारे के स्तर को क्या करता है, अपने आप नीचे जाने से रोकता है। अगर आप ऐसे करके जोर से झाड़िएगा तब ये नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई उसमें पारा के फ्लो को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो उसमें पारा एक्सपेंड करता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये किंक करता है। तो मेरे भाई ये बिल्कुल सही बात है, ये पारा के स्तर को रोकता है और डॉक्टरी थर्मामीटर में किंक हमारा अवेलेबल होता है और वह बल्ब के पास हमारा लगा हुआ रहता है। तो आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, असर्शन और रीजन हमारा दोनों करेक्ट है। असर्शन भी सही है और रीजन भी हमारा सही है। तो मेरे भाई कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ये नहीं होगा, ये सब हमारा नहीं होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। किंक होता है और पारे के स्तर को क्या कहेंगे, तो कहेंगे नीचे गिरने से रोकता है, इसलिए इसको कहां पे लगाते हैं, तो इसको हम लोग बल्ब के पास लगाते हैं। इसलिए हम कहेंगे मेरे भाई कि जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई यहां पर आपको पता होगा कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने में है और ये क्या कहता है समझिए गौर से। और याद रखना, जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है मिनिमम टेम्परेचर कितना मापता है, 35 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम कितना मापता है, 42 डिग्री सेल्सियस। आपको सेल्सियस में बता दिए तो आप केल्विन में भी निकाल सकते हैं, मिनिमम कितना मापता है, मैक्सिमम कितना मापता है। आप उसी को फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम मापता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा कथन जो है हमारा पारभासी ट्रांसलूसेंट बॉडी के बारे में सही वर्णन करता है। तो मेरे भाई अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु की अगर बात करें तो वस्तु हमारा कैसा होगा, क्योंकि वस्तु हमारा तीन प्रकार का एक वस्तु होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एक को हम लोग कैसा कहते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। दूसरे को हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसपेरेंट के अलावा इसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट कह देते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करके इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये हमारा कैसा कहेंगे, इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट कहते हैं। एक ट्रांसपेरेंट होगा तो दूसरा हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, और तीसरा जो हमारा होता है उसको ट्रांसलूसेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। इसको पारदर्शी कहते हैं, इसको अपारदर्शी कहते हैं, इसको पारभासी कहते हैं। हिंदी में अगर इसको बोलिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी कहते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर अपारदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसा होगा, तो अपारदर्शी होगा, ये अपारदर्शी होगा। और अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको पारभासी कहते हैं। इसको आप पारभासी कहिए या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, पारभासी के अलावा इसको आप क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी भी हम लोग कहते हैं। इसको अर्ध पारदर्शी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अर्ध पारदर्शी भी कह सकते हैं, चलेगा, दोनों बात आपका चलेगा मेरे भाई। ट्रांसलूसेंट बॉडी हमारा वह बॉडी होता है, ये वह वस्तु होता है जिससे प्रकाश पूरी तरीके से हमारा आर पार नहीं होता। जैसे तेल लगा हुआ कागज हमारा ट्रांसलूसेंट बॉडी होता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखिए तो आप सीधा कहेंगे सर तेल लगा हुआ जो कागज होता है वो इसका एग्जाम्पल है। तेल लगा हुआ जो कागज है वो इसका एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान रखना। अब तेल लगे हुए कागज में क्या देखते हैं, तो कुछ प्रकाश को तेल लगा हुआ कागज जाने देता है और कुछ प्रकाश को क्या करता है, रोक लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, आर पार प्रकाश जाएगा तो आर पार दिखेगा, आर पार प्रकाश होगा तो आर पार भी दिखेगा। इसमें आर पार प्रकाश नहीं होगा, इसका जस्ट उल्टा है, आर पार प्रकाश नहीं होता आर पार नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो कुछ आपको धुंधला दिखेगा, तो कुछ प्रकाश आर पार होगा तो कुछ प्रकाश को यह अवशोषित कर लेता है ये वस्तु, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपसे पूछा गया किसके बारे में, तो आपको पारदर्शी पारभासी के बारे में पूछा गया, यानी आपको ट्रांसलूसेंट के बारे में पूछा गया है। यानी ये कुछ प्रकाश को जाने देता है तो कुछ प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसमें बहुत क्लीन दिखाई नहीं देगा आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर करके वे वस्तु जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आप स्पष्ट रूप से अगर देखना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पष्ट रूप से देखने के लिए आप पारदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास स्पष्ट रूप से इसमें नहीं दिख पाता है। वे वस्तु जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु वह स्पष्ट नहीं दे सकता है, बिल्कुल यही सही होगा। क्योंकि मेरे भाई आप देख तो पाएंगे लेकिन पूरा क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी को ट्रांसलूसेंट बॉडी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। कहता है कि वे वस्तु जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, अगर आप आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते इसका मतलब प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नॉन ट्रांसपेरेंट का है। तो इसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी, इसको कहेंगे पारदर्शी और इसको कहते हैं पारभासी। और पारभासी के बारे में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है घर्षण के बारे में आपको बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं घर्षण की अगर बात करते हैं, फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं, तो एक बात आप सभी लोग जान लीजिए, जो घर्षण हमारा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन कब हमें मिलता है, फ्रिक्शन कब देखने को मिलता है? तो मेरे भाई फ्रिक्शन तब देखने को मिलता है जब दो वस्तु आपस में सापेक्षिक गति करता है। जब दो वस्तु आपस में सापेक्षिक गति करता है, सापेक्षिक गति करने का मतलब एक का गति ज्यादा एक का गति कम, तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि वहां पर घर्षण होता है। तो दो ठोस वस्तु के बीच सापेक्षिक गति के कारण ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। दो ठोस वस्तु की हम बात करते हैं, यहां दो ठोस वस्तु के बीच सापेक्षिक गति के कारण यह चीज होता है। बीच सापेक्षिक गति के कारण हमारा यह होता है, इस बात को ध्यान रखना। और सापेक्षिक गति मतलब एक का गति ज्यादा होगा तो एक का गति कम होगा, तो घर्षण हो भी करेगा। तो दो ठोस वस्तु के बीच सापेक्षिक गति के कारण क्या होता है, गति के कारण क्या होगा, तो कहेंगे गति के कारण हमारा यहां पर सीधा कहेंगे हमारा घर्षण होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो घर्षण हमारा कहां होगा, तो दो ठोस वस्तु के बीच में सापेक्षिक गति अगर होता है तो घर्षण हमारा होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, घर्षण जो होता है किसी भी चीज में, घर्षण जो होता है यह घर्षण सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। घर्षण जो होता है मेरे भाई, इसके कारण एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे भाई आप ये कह सकते हैं मेजर, आप ऐसे कह सकते हैं हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा ये क्या है, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा ये कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना। एनर्जी लॉस की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी लॉस की बात करते हैं, एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसको, इस बात को ध्यान रखना। अगर एनर्जी कहीं पर लॉस होता सबसे बड़ा कारण अगर किसी को कहेंगे तो हम कहेंगे यहां पर हम घर्षण को कहेंगे। और दूसरी बात याद रखना मेरे भाई, जो घर्षण हमारा होता है, ये घर्षण हमारा क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये घर्षण अगर कहीं पर हो रहा है तो घर्षण हमारा कहां पे होगा, तो कहेंगे खुरदुरा सतह पे घर्षण ज्यादा होगा, समतल सतह पे घर्षण हमारा कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर घर्षण को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए आपको वहां पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, गरम कम करने के लिए आप स्नेहक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कम करने के लिए, घर्षण कम हो तो आपको स्नेहक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर स्नेहक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर स्नेहक कहने का मतलब है हमारा ग्रीस भी हो सकता है। हम लोग गाड़ी वगैरह में ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग मोबिल भी कह सकते हैं। ये मोबिल भी आप देखिएगा कि स्लिपिंग टेंडेंसी ला देता है। और दूसरी बात आप देखेंगे मेरे भाई, तो हमारा ग्रीस होगा, मोबिल होगा, हमारा ऑयल की भी हम बात कर सकते हैं। नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं, जैसे तेल वगैरह लगा लीजिएगा तो घर्षण घर्षण कम हो जाएगा, आसानी से स्लिप करने लगता है, तो घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण को कम करने के लिए ये सब काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात है मेरे भाई, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक नोट अलग से लिख देते हैं कि सबसे अधिक घर्षण हमारा अगर कहीं पर मिलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा सबसे घर्षण देता है। उसके बाद घर्षण की अगर बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और सबसे कम घर्षण हमारा कोई वस्तु अगर रोल करता है, इसे रोल करता है तो उसमें सबसे कम घर्षण होता है। तो सबसे अधिक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो घर्षण संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच में कैसी गति के कारण होता है, तो सापेक्षिक गति कारण होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला कहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है मेरे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो दे रखा है इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसको एफ के लिख दिए। और स्टैटिक घर्षण का कहने का मतलब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको एफ एस से दिखाते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं ये ज्यादा होता है और ये हमारा कम होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण किससे हमारा थोड़ा कम होता है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट कह रहा है, आप सही करेंगे इसको। अगला कहता है कि जब आप कैरम बोर्ड पर खेलते होंगे, जब आप कैरम खेलते हैं तो मेरे भाई कैरम बोर्ड पर आप क्या करते हैं, पाउडर छिड़क देते हैं। और जैसे ही पाउडर छिड़कते हैं तो जो स्ट्राइकर होता है, जो आपके जो उसमें आप यूज करते हैं, तो मेरे भाई स्ट्राइकर वगैरह जो होता है देखिएगा वो आसानी से क्या करता है, हमारा स्लिप करने लगता है। ऐसा इसलिए करते हैं तो कैरम बोर्ड और पाउडर क्या करता है, ये जो पाउडर हमारा होता है उसके बीच के घर्षण को कम कर देता है। और जब घर्षण को कम करेगा तो उसका स्लिपिंग बढ़ जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट होंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, आगे चलते हैं। अगला दे रखा है मेरे भाई, अगला है हमारा कथन और कारण से फिर क्वेश्चन दे रखा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। अगला दे रखा है कि लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक हमारा है, प्राकृतिक सूचक है, लाइकेन से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हम लोग अगर लिटमस की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहां पर अगर हम लिटमस की बात करते हैं, ये लिटमस जो हमारा होता है ये नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत हमारा आता है। ये किसके अंतर्गत आता है, कहेंगे ये हमारा
ये नेचुरल इंडिकेटर के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर हमारा होता है, जो प्राकृतिक सूचक कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और याद रखना, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर सिर्फ लिटमस नहीं आता है, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर हमारा हल्दी भी आता है। नेचुरल इंडिकेटर कहने का मतलब जो एसिड बेस के बारे में बता देता है, नेचुरली जो मिलता है उसकी हम बात करते हैं। उसी में लिटमस पेपर भी हमारा आ रहा है, उसी में हमारा क्या कहेंगे, यहां पर लिटमस पेपर आता है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये आपको बता देता है कि हमारा एसिड है कि बेस है, उसको नेचुरली ये बताता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो मेरे भाई लिटमस पेपर का रंग हमारा दो रंग में होता है, ध्यान रखना। अगर लिटमस पेपर की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखना लिटमस पेपर का रंग दो रंग में होता है, एक तो आपका ब्लू होगा और दूसरा आपका कैसा होता है, ब्लू के साथ आप कहेंगे यहां पर रेड होता है, दो रंग का हमारा होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, समझना गौर से, अगर आपसे यह कहता है कि लिटमस का जो विलियन है, लिटमस का जो विलियन है, लिटमस के विलियन की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसका रंग कैसा होता, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका रंग बैगनी होता है। इसका रंग कैसा होगा, कहेंगे बैगनी होता है। लेकिन लिटमस पेपर का रंग कैसा होगा, तो कहेंगे ब्लू और ब्लैक होगा। और हम लोग जानते हैं ये कोड आपने पढ़ा होगा ABR, और ये बी हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है। जब आप इसको A4 क्या कहेंगे, A4 हमारा एसिड होता है। जब इस लिटमस पेपर को, चूंकि बीच वाला लिटमस पेपर है, और ये लिटमस पेपर को जब एसिड में डालोगे तो इसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाता है। और इसी तरीके से मेरे में हम लोग कहते हैं कि हमारा यहां पर BRB का कंसेप्ट आता है, और बीच वाला हमारा लिटमस पेपर है, जब इसको आप बेस में डालते हैं, ये हमारा बी बेस है यानी कि क्षार है, जब आप इसमें डुबाते हैं इसको तो इसका कलर लाल से ब्लू हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये नेचुरल इंडिकेटर के अंदर हमारा लिटमस पेपर आता है। और लिटमस पेपर का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है, हम सभी लोग जानते हैं लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है, लिटमस पेपर का निर्माण होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर का निर्माण होता है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कि सर लाइकेन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लाइकेन है, ये लाइकेन हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग जैव सूचक कहते हैं। ये क्या है, तो मेरे भाई हमारा ये जैव सूचक होता है। और जैव सूचक को हम लोग क्या कहते हैं, तो बायो इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा बायो इंडिकेटर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। लाइकेन हमारा बायो इंडिकेटर होता है। और याद रखना मेरे भाई, SO2 पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जहां SO2 पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन का ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए इसके लिए सेंसिटिव, लाइट SO2 पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके लिए कैसा होता है, सेंसिटिव होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा देखा कि जो लिटमस हमारा होता है, जो लिटमस पेपर हमारा होता है, वो प्राकृतिक सूचक होता है, बिल्कुल सही बात है। और लिटमस पेपर कहां से प्राप्त करते हैं, तो लाइकेन से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। कथन तो मेरे भाई सही है। अगला कारण को देखते हैं। ये कथन का स्टेटमेंट यहां था, यहां कारण लिखा हुआ, कारण पढ़ते हैं। कह रहा है कि अम्लीय विलयन में, कैसे विलयन में, अम्लीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन है, तो ब्लू कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है। यहां कर अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग जो है वो लाल हो जाता है मेरे भाई। अगर ब्लू को देख रहे हैं तो वो लाल हो जाता है, किस में, तो अम्लीय विलयन में होता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे कहता है, जबकि क्षारीय विलयन में, ये हमारा बेस क्षार है, और क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर को डालिएगा तो उसका रंग हमारा ब्लू हो जाता है, तो क्षारीय विलयन में यह नीला हो जाता है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है मेरे भाई। हम लोग ये कह सकते हैं, यहां पर हम लोग सीधा कह सकते हैं कि अम्लीय और क्षारीय का गुण बताता है, इसलिए एक प्राकृतिक सूचक भी है। इसलिए हम कहेंगे कि एसर्शन जो रीजन जो हमारा है, एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार के कंसेप्ट को बताता है, और इसीलिए इसको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन के बनाने से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता है। अगर आप एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो समझिए आपका कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के प्रति आपका ज्यादा फोकस हो जाएगा, और आपको छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से निकल करके आते हैं। अगर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है टेस्ट में, तो आपको बहुत ही प्यार से उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एसर्शन रीजन से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये अच्छी चीज है कि कुछ एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए इतनी सारी बातें आपको ऐसे ही दिख जाती होगी क्वेश्चंस में ही, और क्वेश्चन में ही तो बहुत सारा आंसर आपका छुपा हुआ रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगला कहता है रासायनिक परिवर्तन बताइए कौन है। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन हमारा है। हाँ, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर के अंदर, हम लोग जानते हैं मेरे भाई, हमारे शरीर के अंदर शोषण की क्रिया होती है, और शोषण की क्रिया में ग्लूकोज टूटता है, तो वही पायरुविक एसिड पायरुवेट में बदलता है, और तब जाकर के एटीपी में ऊर्जा का निर्माण होता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। इसका मतलब हमारा जो शोषण की क्रिया होती है वह एक जैव रासायनिक क्रिया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
रखेंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन की बात करता है तो भोजन का पाचन भी हमारा एक क्या है, तो क्या रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिवन का जलना ये भी क्या है, तो यहां पर हम कहेंगे ये भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपसे पूछा गया कौन सा रासायनिक परिवर्तन, तो हम लोग को दिख रहा है कि दूसरा और तीसरा होगा। इस क्वेश्चन तो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे, एक कोशिका की संरचना के बारे में बोला गया है। मेरे भाई यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कही गई है। यहां पर किसकी बात कही है, यहां पर किसकी बात कही गई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कही गई, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात कही गई, इस बात को आप ध्यान रखना। यानी कि सेल के बारे में पूरी तरीके से बात कहा गया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं ये बात कि अगर सेल की बात करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करता है, तो अगर सेल है तो सेल वाल भी होगा। अगर सेल वाल है तो सेल का कोशिका झिल्ली भी होगा, जिसको केंद्रक कोशिका झिल्ली भी होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब कुछ इसमें हमारा पाया जाता है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई सेल है तो इसमें सेल वाल भी होगा। मान लेते कोई प्लांट सेल की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर प्लांट सेल की बात, समझना गौर से जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये मान लेते प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में सेल वाल तो होगा ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, तो कहेंगे सेल वाल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल, जिसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। एनिमल सेल में ये नहीं होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में होता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, ये जो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो याद रखना मेरे भाई, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। साथ ही साथ जोड़िए इसमें हेमी सेल्यूलोज का भी बना होता है। सेल्यूलोज रहता है उसमें, हेमी सेल्यूलोज भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक तो सेलुलोज हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा यहां पर हेमी सेलुलोज की बात करते हैं। और तीसरे की अगर बात करते हैं, इसमें पेक्टिन भी हमारा होता है। क्या होगा इसमें, पेक्टिन होगा। इसमें लिग्निन भी होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, इसमें लिग्निन भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन सबको मिलाकर के सेल वाल बनता है। हम चूंकि प्लांट सेल की बात करें, आप किसी का भी सेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। दूसरी बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो सेल हमारा होता है, इस सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अंदर, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस भी होता है। सेल के अंदर क्या होता है, कहेंगे न्यूक्लियस भी होता है। और न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। यही ऑपरेट करता है पूरे सेल को। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं इसको हम लोग। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, तो ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। पूरे सेल के अंदर जो गतिविधि होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो कहेंगे हमारा न्यूक्लियस ही तो करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई और दूसरी बात है कि जो सेल हमारा होता है ये क्या करेगा, तो कोशिका झिल्ली जो हमारा, तो चूंकि हमारा सेल है तो सेल के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर ये सेल की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होगा, तो कहेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, तो कहेंगे सेल मेम्ब्रेन होगा। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है मेरे भाई, तो कोशिका को आकार प्रदान करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इन कोशिका झिल्ली कोशिका को क्या करता है, ध्यान सुनेंगे, कोशिका झिल्ली जो हमारा है ये कोशिका को आकार प्रदान करता है और आंतरिक भाग को रक्षा भी प्रदान करता है। स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है, तो मेरे भाई इसको सही कहेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, ये सही स्टेटमेंट हमारा है। और सेलवाल भी हमारा क्या करता है, हम कहेंगे प्रोटेक्शन देने का काम करता है उसी के अंदर। तो हमारा चूंकि सेलवाल हमारा बाहरी आवरण होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरा बात, हमारा कोशिका द्रव जो हमारा होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या होता है, कहेंगे साइटोप्लाज्म होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। यहीं पर क्या होता है, कहेंगे ग्लाइकोलिसिस होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, इसी में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा बनता है, तो कहेंगे यहां पर 2 एटीपी एनर्जी का निर्माण, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां होती है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में ये जेली जैसा पदार्थ होता है, द्रव जेली जैसा पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं हम लोग। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या कहेंगे यहां पे सही है। अगला, केंद्रक की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, जो केंद्रक हमारा न्यूक्लियस होता है, ये केंद्रक क्या करता है, जो सेल होता है उस सेल की सारी गतिविधि को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी हम लोग कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। पूछा क्या था, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। और डी इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। आंसर करेंगे ए बी सी डी, तीनों आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई फिर कथन कारण का क्वेश्चन है। यहां पर एक पेंडुलम की गति एक दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है। जाहिर सी बात है, पेंडुलम अगर हमारा ऑसिलेट करता है, ऐसे से ऑसिलेट करता है, जाता है आता है, एक निश्चित समय के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करता है, ये जाता है आता है, टू एंड फ्रो का भी मोशन करता है, इसका मतलब वो क्या है, तो कहेंगे वो हमारा एक दोलन गति कर रहा है। तो सिंपल पेंडुलम दोलन गति करता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, बिल्कुल राइट है। और टू एंड फ्रो का मोशन कर रहा, आगे भी जा रहा पीछे भी आ रहा। दूसरा,
कारण क्या कहता है मेरे भाई कि एक पेंडुलम एक निश्चित समय अंतराल को अपनी गति को दोहराता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई, एक निश्चित समय इंटरवल के बाद वो अपनी गति को लगातार दोहराता है, टू एंड फ्रो का मोशन करता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल हमारा है। तो मेरे भाई अगर वो बार बार अपनी गति को दोहराता है तभी तो वो दोलन गति कर रहा है। इसका मतलब ये जो रीजन है वो इस रीजन की अगर बात करते हैं एसर्सन का सही एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण हमारा है चूंकि ऐसे से करेगा तभी तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो जो कारण हमारा है, कारण जो हमारा होगा कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, इस बात को बताना है। कह रहा है यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है मेरे भाई। यहां पर लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग रड, लाइटनिंग कंडक्टर को ही लाइटनिंग रड कहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लाइटनिंग कंडक्टर कह दीजिए, लाइटनिंग कंडक्टर कह दीजिए, या फिर आप इसको लाइटनिंग रड कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लाइटनिंग कंडक्टर कह दीजिए या फिर इसी को आप लाइटनिंग रड कह दीजिए मेरे भाई, दोनों चलेगा। और एक बात याद रखना, लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग रड का जो खोज किया था वो किसने किया था, इस बात को आप बताइए। सबसे पहले इसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन की हम बात करते हैं। बेंजामिन, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये किसने किया था, कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आपने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसका खोज किया था। हम लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग रड की हम बात करते हैं, दोनों एक ही चीज है। कहां कहां चले गए थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग रड की अगर बात करते हैं, बिजली जो चमकते हुए आपने देखा होगा वही चीज तो हमारा है त्वरित चालक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरित चालक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी को हिंदी में कहते हैं मेरे भाई क्या, तो किसको हम लोग कहते हैं, त्वरित चालक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। त्वरित चालक हम लोग इसी को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो बिजली चमकती है मेरे भाई, बिजली की जो चमक होती है आपने देखा होगा, बिजली की हम बात कर रहे हैं, बिजली चमकती है, बिजली की जो चमक आप देखते होंगे, बिजली की जो चमक होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित चालक कहते हैं। और इस त्वरित चालक का जो कंसेप्ट, इसके बारे में जो खोज किया था वो किसने, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई, इसमें इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग कहते हैं कि त्वरित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर, कंडक्टर एक इमारत को त्वरित के प्रभाव से बचाता है, बिल्कुल बचाता है मेरे भाई। कैसे बचाता है, हम लोग जानते हैं हमारे घर में क्या करता है, जो हमारा मकान होता है, जो हमारा घर होता है, जो हमारा इमारत होता है, उसमें लोहा का छड़ वगैरह भी हमारा मौजूद होता है। तो जब अगर मान लेते हैं बिजली उस पर गिरता है, अगर मान लेते हैं उस पर बिजली गिरता है, तो वो क्या करेगा, सीधा ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, डायरेक्ट करंट हमारा ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और हमारी इमारत बच जाती है। इसलिए बोला गया मेरे भाई, जो त्वरित चालक, जो हमारा लाइटनिंग कंडक्टर की हम बात करते हैं, वो क्या करता है, तो एक इमारत को त्वरित के प्रभाव से बचाता है, उसको जलने से बचाता है, उस बात को ध्यान रखेंगे। त्वरित होने से बचाता है, उसको जलने से बचाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, क्योंकि वो सीधा अंदर में जो हमारा करंट, जितना हाई वोल्टेज का करंट होगा वो सीधा हमारा ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी इमारत को बचा लेता है। दूसरी बात है मेरे भाई, भूकंप की कहां से बात, भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो जो भूकंप हमारा होता है, भूकंप की जो शक्ति होता है उसको किस पैमाना पर मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, इस बात को जानते होंगे। और भूकंप को जिस ग्राफ, जिस डिवाइस से मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन उसके अंदर एक स्केल होता है, इसको रिएक्टर स्केल के नाम से हम लोग जानते हैं। सिस्मोग्राफ शायद हम लोग कहते हैं, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। और जो हमारा डिवाइस होता है जिसे भूकंप को मापते हैं वो आप लोग बताएंगे। हमें भूकंप के दौरान एक बड़ी इमारत के पास आश्रय लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अगर भूमि बड़ी इमारत के पास जाएंगे तो वहीं पर मौत हो जाएगी, तो आप सीधा कहेंगे ये हमारा गलत है। इसमें से आंसर करेंगे तो यही दो स्टेटमेंट सही होगा, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आप बड़ी इमारत के पास आप नहीं जा सकते हैं, दुर्घटना घट सकती है। आगे चलते हैं। पौधे में पोषण के संबंध में आपसे पूछा गया कि पौधे में पोषण के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विश्लेषण सही है, बताइए जल्दी से। हाँ, सिस्मोग्राफ की बात करते हैं। अगला बताइए, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं। जाहिर सी बात है मेरे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, जितना भी हरा पेड़ पौधा है, सब में क्लोरोफिल होता है, सब फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद भोजन बनाता है, इसलिए वो सोपोसी कहलाता है। पहले स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि जो क्लोरोफिल उस प्लांट में होता है, हरे पेड़ पौधे में जो क्लोरोफिल होता है, चूंकि पौधे की बात कर रहा है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है, यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता, ग्रहण करने में मदद करता। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल क्या करता, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अंदर जो एनर्जी होता है उसको ग्रहण करने का काम करता है। स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। उसके बाद
अलग अलग स्टेटमेंट आपका दे रखा। अगला घटपर्णी पीचर प्लांट जो कीटभक्षी पौधा होता है, इसका नाम ही दे रखा है आपको, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, सही पूछा गया है। तो मेरे पे हम लोग सीधा कह सकते हैं घटपर्णी हमारा जो पीचर प्लांट होता है, कीटभक्षी पौधा हमारा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये सब तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, तो राइट हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा राइट होगा, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक विद्युत बल्ब में तंतु टूट जाता है, मेरे पे कोई बल्ब है, अगर उसमें जो फिलामेंट है वो टूट गया, अगर फिलामेंट टूट गया, अगर फिलामेंट तंतु टूट गया मेरे पे, तो हम कहेंगे ओपन सर्किट हो गया। ये कैसा सर्किट हो जाएगा, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो 0 हो जाता है, क्योंकि इस करंट का फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए। कहीं पर अगर टूट गया, इसे ब्रेक कर गया, तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा, बल्ब वहीं पर जलना बंद हो जाता है। तो आप देखते होंगे जब एक विद्युत बल्ब का तंतु टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, इसी को कहते हैं फ्यूज करना। उसके बाद कारण को हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर कथन है तो यहां कारण है। तंतु का टूटना विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा का प्रवाह क्या होता है, तो मेरे पास जैसे तंतु टूटेगा ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट होगा तो हम कहेंगे धारा का प्रवाह रुक जाएगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, ओपन सर्किट हो जाता है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा कह सकते हैं कि असर्शन भी सही है, इसका असर्शन भी सही है, और इसके स्टेटमेंट के रीजन भी हमारे सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो आंसर क्या करेंगे इसका, तंतु का टूटना विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, तब हम कहते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज कर गया, यानी कि जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला मेरे भाई चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर समतल दर्पण के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। मेरे में हम सभी लोग जानते हैं कि जो समतल दर्पण हमारा होता है ये कैसा होता है, प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, प्लेन मिरर हमेशा की तरह, हमेशा मेरे भाई हमेशा सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो हमेशा काल्पनिक बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और आपको ध्यान रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। अगर हमेशा काल्पनिक तो हमेशा सीधा इमेज बनेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा, समान आकार का इमेज बनता है। मेरे पास बात को ध्यान रखना, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, चाहे कितना भी दूर पर कितना भी नजदीक लेके जाइए, ये समान आकार का प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, इसमें ध्यान में रखना, ना बड़ा बनाएगा ना छोटा, ये हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इससे अगर हम लोग इस क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, हम कहेंगे समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं होगा, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक होता तो सीधा होता, ये गलत लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है मेरे उत्तल लेंस के बीच, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि ये उत्तल लेंस कैसा दिखता है, तो उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसा दिखता है, ये उत्तल लेंस हमारा होता है। तो मेरे भाई किनारे में पतला हो जाता है और बीच में मोटा हो जाता है, बीच में इसकी मोटाई ज्यादा होती है। तो उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं तो ये बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो प्रकाश को नजदीक भी लाता है, अगर इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये प्रकाश को नजदीक लाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ये प्रकाश को नजदीक लाता है, यानी ये कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा अवतल लेंस की बात करते हैं। तो जो अवतल लेंस हमारा होता है मेरे भाई, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, इसको अवतल लेंस कहते हैं। और इस पर प्रकाश पड़ेगी तो ये प्रकाश को फैलाता है, ये प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, कहां से आ गया तुरंत, अच्छा। अब यहां पर समझना मेरे भाई कि जो अवतल लेंस की कहानी हमने आपको कई बार बताया, जो अवतल लेंस की कहानी होती है, जो अवतल लेंस की कहानी है वही उत्तल दर्पण की कहानी होती है, इस बात को ध्यान रखना। दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, जो अवतल लेंस की कहानी है वही उत्तल दर्पण की कहानी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। और हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। ये हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, तो हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है, इसमें वास्तविक बनता ही नहीं है। यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। इस तरीके से इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। जिस तरीके से अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी सेम होती है, उसी तरीके से उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हम लोगों को तो मेरे पास अवतल लेंस पूछा है, तो अवतल लेंस अगर याद नहीं है तो उत्तल दर्पण को याद रख लीजिए। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक इमेज बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, कहेंगे हमारा हमेशा ये सीधा इमेज बनाता है, ये हमेशा सीधा होगा। और जाहिर सी बात है मेरे पे हमेशा ये छोटा भी इमेज बनाता है, इसमें बड़ा इमेज नहीं बनाता है, ये हमेशा छोटा बनता है।
है, इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ना बड़ा बनेगा ना समान आकार का बनेगा, यह हमेशा छोटा ही इमेज बनाता है। तो आपसे कह रहा है कि अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, तो आप कह सकते हैं मेरे भाई अवतल लेंस हमेशा एक आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा इमेज बनाना, जो कि गलत है, ये गलत है मेरे भाई। तो इसका एक ही स्टेटमेंट हमारा सही था, और वह स्टेटमेंट कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहां पर राइट है, बाद बाकी और सब हमारा क्या है? रॉन्ग है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन के बारे में आप बताइए। मिश्र धातु जिसको हम लोग एलवाई कहते हैं, ये हमारा क्या है? जल्दी से फास्ट हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कहता है। मिश्र धातु के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। मिश्र धातु कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? समझना गौर से। अगर हम मिश्र धातु की अगर हम बात करते हैं, तो मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातु मिलकर के क्या बनाता है? मिश्र धातु बनाता है। और मिश्र धातु को हम लोग एलवाई कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये एलवाई होता है हमारा। ये कैसा होता है? एलवाई होता है। और अगर कोई मिश्र धातु है ना, तो ये होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से घुल जाता है, जो पूरी तरीके से आपस में मिल जाता है उसको होमोजीनियस कहेंगे। जो पूरी तरीके से आपस में नहीं मिल पाता उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो जो मिश्र धातु है यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह कैसा होगा मेरे में? तो आपको ध्यान रखना है, यह कैसा मिश्रण, इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई एलवाई होता है तो याद रखना मेरे भाई, इसमें कॉपर, इसमें क्रोमियम और निकल तो जरूर होगा। क्रोमियम होगा और साथ में निकल तो जरूर होता है। इसमें क्रोमियम और निकल जरूर होता है। क्रोमियम क्या करता है? जंगरोधी का काम करता है, जंग लगने से बचाता है। और निकल अगर उसमें मिलाते हैं तो ज्यादा तापमान पर ना फैलने देता है ना सिकुड़ने देता है। इसका मतलब मेरे भाई आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रसार होता है उस प्रसार को क्या करता है? ये हमारा रोकता है। तो ये प्रसार को रोकने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर वो फैलेगा तो फैलने नहीं देगा, तो ये प्रसार को कंट्रोल करता है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या है हमारा। तो जब दो या दो से अधिक धातु, कितने धातु मेरे? मिश्र धातु ही है, तो दो या दो से अधिक धातु होगा। तो इसमें दो या दो से, दो तो हम बताएं, और इसके अलावे भी हमारा होता, कार्बन भी होगा आयरन भी होगा। इसमें कार्बन भी होगा आयरन भी हमारा होगा। जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु एक अधातु भी हो सकता है, या एक धातु एक अधातु भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या दो से अधिक धातु हमारा हो सकता है मेरे भाई। इसमें अधातु भी तो है, कार्बन भी तो आप डाल रहे हैं। तो या एक धातु और एक अधातु का एक कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए मेरे भाई। और समांगी मिश्रण ही हमारा क्या करता है? तो हम कहेंगे यहां पर हमारा एलवाई बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु का मतलब है जो पूरी तरीके से आपस में मिल गया उसको होमोजीनियस कहते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं मिला उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, समझना गौर से। इस क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे भाई क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है आपको। और अच्छा, सही ढंग से वर्णन करता है, इसके हिसाब से दिया आंसर, सही ढंग से वर्णन करता है। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से हमारा लिखा हुआ है। अगला हमारा कहता है कि स्टेनलेस स्टील लोहे और कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। मेरे भाई स्टेनलेस स्टील में सिर्फ लोहा और कार्बन नहीं होता है, इसमें हमारा लोहा तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें हमारा कार्बन भी होता है, साथ ही साथ इसमें क्रोमियम भी होता है, साथ साथ इसमें हमारा निकल भी होता है। यानी कि ये चार गो तो कंपोनेंट हमारा होता ही होता है स्टेनलेस स्टील में। यहां पर मेरे भाई लोहा और कार्बन की सिर्फ बात कर रहा था, यहां सिर्फ लोहा और कार्बन, स्टेनलेस स्टील में यहां सिर्फ लोहा और कार्बन कह रहा था, जबकि इसमें चारों कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। मिश्र धातु का के गुण उसके घटक धातु के गुण से बेहतर नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हम लोग कहते हैं तो हम लोग मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? हम क्यों क्रोमियम वगैरह मिलाते हैं? उससे बेहतर बनाने के लिए बनाते हैं ना। तो यहां कह रहा है कि बेहतर नहीं होता, इसलिए गलत हो जाएगा। तो एक ही स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल और वाइन के उत्पादन के लिए करते हैं, बताओ। तो ये क्वेश्चन किसी को बताना पड़ेगा क्या? फर्मेंटेशन जो किण्वन विधि होता है उसी में हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कवक के रूप में काम करता है और अवायवीय शोषण हमारा करता है, और इस प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल का उत्पादन होता है, और जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और अवायवीय के कारण हमारा क्या होता है? अल्कोहल और हमारा यहां पर बनता है, और जो विधि है वो हमारा फर्मेंटेशन है। इसका मतलब रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी आपको दे रहा है।
आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन हमारा यहां पर सही है, ये बात आप बताइए। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, आपको बताना, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, यानी कि वस्तु है ये, और वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ये वस्तु है हमारा, और जब ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गिरती है मेरे भाई, तो हम लोग जानते हैं जब ऊपर से नीचे की ओर गिरते तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो कुल ऊर्जा नियत होती है। जो कुल ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो कुल ऊर्जा इसका कांस्टेंट बना रहता है। और कुल ऊर्जा का मतलब क्या होगा, चूंकि नीचे की ओर गिरेगा तो गतिज ऊर्जा होगा, और यहां से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हाइट पर स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कुल ऊर्जा का मतलब होता है मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी, और साथ में हम लोग कहते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, और यही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। जब कोई वस्तु अपने आप गिरता है, स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो कहेंगे प्रारंभिक वेग का मान 0 होगा और कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा। स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला, एक गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, बात तो सही है। बांध में पानी जमा है तो उस बांध में कैसी ऊर्जा है, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सभी स्टेटमेंट हमारे सही है। इसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओजोन परत के बारे में कल भी हम आपको बताए थे, आपको याद होगा मेरे भाई, ओजोन लेयर के बारे में बताए थे, O3 लेयर की बात किए थे, और हमने आपको बताया था ओजोन की जो परत होती है, ओजोन की परत हमारा कहां पे होता है, तो कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात करते हैं। और लगभग मेरे भाई स्ट्रेटोस्फेयर का 90% भाग ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, 10% भाग हमारा कहां होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर देखें तो 90% भाग हमारा इसका यही होता है, और इसका 10% भाग कहां होगा, तो ट्रोपोस्फेयर में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ट्रोपोस्फेयर में कितना, तो कहेंगे 10% हमारा भाग होता है। इसमें 10% भाग हमारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसलिए अगर 10% भाग अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो इसको बेड ओजोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इसको बेड ओजोन कहते हैं। और 90% भाग अगर यहां पर हमारा ओजोन का, तो इसको हम लोग यहां पर गुड ओजोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर गुड ओजोन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन आप जानते हैं मेरे भाई कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर में जो वायुमंडल का परत है, ये मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी है, तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर हमारा क्या स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारा क्या होता है मेसोस्फेयर, फिर हमारा क्या होता है कहेंगे एक्सोस्फेयर। इस तरीके से हमारा होता है, और फिर कहेंगे तुम्हारा आयनोस्फेयर होता है। तो आप पृथ्वी इसको कह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के निकट थोड़ी है, पृथ्वी से काफी दूर होता है। पृथ्वी से काफी दूर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर इतना ऊपर हमारा होता है। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के बहुत करीब पाई जाती, जो कि बिल्कुल गलत है। पृथ्वी की सतह के बहुत करीब नहीं होता, स्ट्रेटोस्फेयर में वो हमारा होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर से भी ऊपर हमारा, हम लोग जानते हैं जो प्लेन वगैरह हमारा चलता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर से भी ऊपर चला जाता है। तो ये मेरे भाई ये हमारे पृथ्वी के बहुत करीब बोल दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कहता है जो हमारा ओजोन की परत होती है, याद रखना, सूर्य से आने वाली हार्मफुल किरण से हम लोगों को बचाता है। यानी कि सूर्य से आने वाली जितने भी हार्मफुल किरण होती है, सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन जो हमारा होता है, सूर्य से आने वाली हार्मफुल विकिरण की अगर बात करते हैं, सूर्य से आने वाली हार्मफुल विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पृथ्वी पर आने से रोकती है, इस बात को ध्यान रखना। पृथ्वी पर आने से क्या करती है, तो ये रोकती है, ये बात आपको ध्यान रखना। पृथ्वी पर आने से इसको रोकती है। तो मेरे भाई ये कुल मिलाकर के हमारा है। और ध्यान रखना मेरे भाई, अगर मान लेते कि हमारा सूर्य, आपको बता चुके हैं, इससे पहले भी बताया है कि सूर्य से आने वाली अवरक्त किरण कहता है, अवरक्त किरण को अवशोषित कर लेता नहीं, अवरक्त किरण को अवशोषित नहीं करता। अवरक्त किरण तो पृथ्वी पर आ जाती है, और हमारी पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है, अवरक्त किरण के कारण गर्म होता है, क्योंकि वो हमारा आर पार कर जाता है। हाँ, अवशोषित किसको करेगा, तो अल्ट्रावायलेट रे को करता है, परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है। स्टेटमेंट आपका गलत दे रखा है। अगला कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत का जो ह्रास होता है, ओजोन परत की जो मोटाई कम होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सही पूछा गया था, इसलिए आंसर करेंगे सी। अगला है हमारा फिर से कथन कारण का क्वेश्चन हमारा दे रखा है। यहां पर कथन है तो यहां पे कारण दे रखा है। कहता है कि प्लास्टिक, उष्मा और विद्युत का कुछ अलग होता है। जाहिर सी बात है, जो प्लास्टिक हमारा होता है मेरे भाई, ये प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा आप खाना भी बनाते हैं, कुकर का भी जो मेटल का प्लेट होता है, डंटा होता है, उस पर कवर लगा दिया जाता है प्लास्टिक का। इसका मतलब उष्मा का संचरण को रोक देता है, तो उष्मा रोधी का काम करता है। साथ ही साथ अगर करंट पास करता है वायर से, कॉपर के वायर से, तो ऊपर में देखिए प्लास्टिक का कवरिंग होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक को कह सकते हैं उष्मा और विद्युत दोनों का कुछ अलग होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा कहेंगे सर ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला कारण क्या कहता है, यही कारण है कि बिजली के तार पर प्लास्टिक का आवरण होता है, और खाना बनाने वाले बर्तन के जो हत्थे होते हैं उसमें प्लास्टिक के बने होते हैं। तो मेरे भाई अब आप कह दीजिए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आप सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए ना। आगे चलते हैं।
अगला है मानव रक्त के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई हमारे ब्लड की बात अगर कही जा रही है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड है, तो हमारे ब्लड के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। हमारे ब्लड के बारे में क्या पूछा है मेरे भाई, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, रक्त लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है मेरे भाई। ये लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है, यहां पर लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो मेरे भाई हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड में आरबीसी है, और आरबीसी का काम क्या है, क्योंकि आरबीसी जो काम होता है क्या करता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, इसका परिवहन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। या हीमोग्लोबिन भी हमारा यही काम करता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सही है, ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्या कहता है मेरे भाई, तो हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होता है, और ये डब्ल्यूबीसी जो हमारा होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाता है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे ब्लड में क्या करता है, हमारे खून में हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, कि हमारा यहां पर डब्ल्यूबीसी करता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर एंटीबॉडी का निर्माण अगर करता है तो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाता है, इससे रोग प्रतिरोधी क्षमता की अगर बात करते तो ये बढ़ जाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारा बढ़ जाता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होता है कि यहाँ पर हमारा बढ़ जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स भी होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये प्लेटलेट्स जो हमारा होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, तो कहेंगे ब्लड क्लॉट कराता नहीं है, ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, सहायक होता है, उसमें सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात में। तो मेरे भाई ये तीनों के तीनों हमारे ब्लड में होते हैं, और ये तीनों तीनों हमारे किस रूप में होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना इस तरीके से, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा होता है। इसका जीवन काल 115 से 120 दिन का हमारा होता है, जबकि इसका जीवन काल हमारा 3 से 5 दिन का होता है, इसका जीवन काल हमारा 1 से 3 दिन का होता है। इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, मानव रक्त के बारे में बोला गया, हमारे ब्लड के बारे में बोला गया। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही था। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, सहायक प्रदान होता है, सहायता प्रदान करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ब्लड को क्लॉट करता नहीं है, ब्लड क्लॉट कराने में सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगला दे रखा मेरे भाई, आप बताइए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का सही वर्णन करता है। किशोरावस्था मतलब आप समझ रहे हैं, पोवर्टी एज की बात कही जा रही है। किसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर पोवर्टी एज की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर पुबर्टी एज की बात करते हैं, और पुबर्टी एज में क्या होता है, आवाज वाज चेंज होने लगता है, नहीं बहुत सारे हार्मोन बदलने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, आवाज जो है मेरे भाई आवाज बदलने लगती है, आवाज आवाज बदलने लगती है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें आवाज बदलने लगती है, आवाज बदलने लगती है, इस बात को आप ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात है बहुत सारे हार्मोन चेंज करते हैं, यहाँ पर हार्मोन हार्मोन चेंज करता है, इसके हम लोग कह सकते हैं। इससे हमारा हार्मोन क्या होगा, कहेंगे जो भी हमारे हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, हार्मोन हमारा चेंज होता है, इससे हमारा हार्मोन चेंज होता है इस एज में। और जब हार्मोन हमारा चेंज होता है मेरे भाई, तो हार्मोन चेंज होने के कारण जो ग्रंथि वगैरह होता है, उस ग्रंथि में भी विकास होता है। ग्रंथि वगैरह में जो ग्लैंड्स हमारे होते हैं, उस ग्रंथि में भी विकास होता है, तो ग्रंथि में विकास हो जाता है। इससे हमारी ग्रंथि में क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है। इससे हमारी ग्रंथि में भी क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है, जो भी ग्रंथि हमारा होता है उसमें भी विकास होता है। और दूसरी बात है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो कोई भी ग्लैंड काहे नहीं हो, सभी ग्लैंड हमारे ग्रंथि में विकास होना मतलब ग्रंथि सक्रिय हो जाता है। ग्रंथि कैसा हो जाता है मेरे भाई, ग्रंथि सक्रिय हो जाता है, इन द सेंस ये सक्रिय हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सक्रिय हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि लड़कों में क्या होगा, पुबर्टी एज में देखेंगे तो लड़का अगर कोई है, अगर कोई मेरे भाई लड़का की अगर हम बात करते हैं तो लड़का में क्या होता है, कहेंगे गला के पास यहां पर थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग एडम्स ऑफ एप्पल के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये एडम्स ऑफ एप्पल जो होता है ये सिर्फ लड़का में होता है, लड़की में नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम लोग यहां पर कहते हैं कि हमारा एडम्स ऑफ एप्पल की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज में होता है, गर्ल्स में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ये बाहर आ जाता है। तो ये उसी एज में दिखने लगता है, आवाज में बदलाव आ जाता है, और पसीना और वसा में ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रंथि की बात कर रहे हैं, उसकी गतिविधि में वृद्धि हो जाती है। ये तीनों स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर रही है।
तीनों स्टेटमेंट हमारा सही, इस बात को आप ध्यान रखना। पसीना ज्यादा आने लगता है, फेस उसमें वसामय ग्रंथि में परिवर्तन आने की वजह से क्या होता है कि फेस वैसे देखिएगा, फेस वगैरह तेलीय होने लगता है, नहीं त्वचा तेलीय होने लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों चीजें होता है पुबर्टी एज आने के बाद हमारा ऐसा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन की अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए, यानी कि सभी चीजें आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर किसी वस्तु को चंद्रमा का भार किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के उसके भार से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पर भार होगा तो कितना होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना होगा। अगर मान लेते किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर निकाल रहे हैं, हम कहां पर निकाल रहे हैं, तो भार पृथ्वी पर निकाल रहे हैं, तो एम गुना जी कहेंगे। दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका भार इतना ही होगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर किसी भी वस्तु का भार कहां पर, अगर आप चंद्रमा पर अगर निकालना चाह रहे हैं तो भार चंद्रमा पर कितना होगा, कहेंगे एम तो होगा, लेकिन चंद्रमा पर जी नहीं होता, चंद्रमा पर G/6 होगा। तो मेरे भाई यहां पर कितना होगा, तो अगर मान लेते कि हमारा भार W है तो यहां भार W बाय क्या होगा, तो कहीं 6 हो जाएगा। तो दोनों पर भार अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर W यहां W/6 हो गया। तो मेरे भाई हम ये कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा सही है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार से भिन्न होता है, अलग अलग होता है, सही है। अगला यहां पर कारण को अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है, जो कि गलत है। तो मेरे भाई आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये गलत रीजन दे रखा है। स्थान के साथ थोड़ी बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है। तो हमारा एसर्शन सही है, रीजन गलत है। एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। बताइए मेरे भाई समझ में आ रहा है क्या। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है। कल भी ये क्वेश्चन आपका आता आया था और आप सभी लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बताइए ध्वनि के संचरण के लिए क्या जरूरी है, माध्यम की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, जो कि बिल्कुल निहायत गलत है मेरे भाई। आप देखते होंगे जब बारिश वारिश होता है तो बिजली की चमक होती है और बिजली की चमक से आपको रोशनी आपकी आंख पर जल्दी पड़ती है, तब जाकर के आपको आवाज सुनाई देती है। तो हम कहते हैं प्रकाश की चाल जो होती है वो हमारा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यहां उल्टा बोल दिया मेरे भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, तब यही स्टेटमेंट हम लोग करेंगे। अगला कहता है पिच जो होता है आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। मेरे भाई ध्वनि का तारत्व जो होता है उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम पिच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम पिच की बात करते हैं ये समानुपाती होता है किसका, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी का समानुपाती होता है। अगर मान लेते किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगा, और पिच अगर ज्यादा होगा तो आवाज कैसी निकलती है मेरे में, तो कहेंगे आवाज जो निकलती है वो आवाज पतली निकलती है। इस बात को ध्यान रखना, आवाज पतली निकलती है। और यही चीज आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो फीमेल के केस में ऐसा होता है, मेल के केस में हम कहेंगे हमारा जो पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का समानुपाती होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच कम होगा, और पिच कम होगा तो आवाज कैसी निकलती है, कहेंगे आवाज जो यहां निकलती है वो आवाज मोटी निकलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि पिच किस पर निर्भर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। पिच किस पर निर्भर कर रहा है, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी आप यहां कह सकते हैं जो हमारा तारत्व है जिसको हम पिच कहते हैं वो हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही। आपसे क्या पूछा था, सही कौन सा नहीं है वो पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि कौन सा जो मिश्रण है वो घटकों के पृथक करने की विधि हमारा है। कौन सा कथन मिश्रण के घटक की बात कर रहा है ना, तो मेरे भाई यहां पर मिश्रण की बात कर रहा है, मिक्सचर की बात कर रहा है, मिश्रण को अलग करने की बात कर रहा है, मिश्रण को अलग करने की विधि की बात कर रहा है। मेरे भाई मिश्रण को अलग करने की विधि की बात कर रहा है, मिश्रण को अलग करने की विधि की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा मिश्रण को अलग करने की विधि हमारा भौतिक विधि से भी हम लोग करते हैं, गरम उरम करके भी अलग कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि मिश्रण के घटकों को अलग करना है, मिश्रण में जो चीज मिला हुआ है उसके जो घटक है उसको अलग करना है। उसके अलग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है वाष्पीकरण का जो उपयोग है, इवेपोरेशन का जो उपयोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग किसको, तो नमक को अलग करने के लिए यूज करते हैं। तो वाष्पीकरण का उपयोग कहां पर यूज होता है, एक तरल में घुले हुए ठोस को अलग करने की विधि होती है, यानी कि पानी में अगर नमक मिला हो तो उसको अलग करने की विधि होती है। तो मेरे भाई मिश्रण में अगर हम कहेंगे यहां पर मिश्रण हमारा किसका है, तो हम कहेंगे पानी है और पानी के साथ हमारा नमक है, पानी के साथ हमारा क्या कहेंगे यहां पर नमक है, पानी के साथ हम कहेंगे यहां पर नमक है। और मेरे में पानी के साथ अगर नमक हमारा मिश्रण में मिला हुआ है, इसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं, वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको अलग करते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेटमेंट तो मेरे भाई यहां पर हमारा सही है, इसमें आप कहेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है।
अगला कहता है यहां पर, और अगला कहता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा होता है इसका उपयोग दूध से क्रीम को बाहर करने के लिए होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला मेरे पे क्रोमेटोग्राफी जो हमारा कलर को बदल देता है, तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक होता है, जो डाई कलर होता है, उस कलर में से रंग को अलग करने की विधि होती है, ये भी सही है। तो ये सब मेरे भाई मिश्रण को अलग करने की विधि होती है, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम को जलाते हैं, जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, और ऑक्सीजन से जलाने के लिए क्या बनाएगा, तो मेरे भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का निर्माण करेगा, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। और जब आप इसको जलाते हैं, जब आप जलाते हैं तो इससे कुछ उष्मा भी बाहर निकलेगा, इससे कुछ उष्मा भी बाहर निकलेगा। अगर इससे उष्मा बाहर निकलेगा तो मेरे भाई ये जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हमारा होता है। ये कैसा रिएक्शन होगा, तो इसको हम लोग उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहने का मतलब आप क्या समझते हैं, जिस रिएक्शन के बाद एनर्जी हमारा बाहर निकलता है उष्मा के रूप में या एनर्जी के रूप में, अगर हमारा बाहर निकलता है उसको उष्मा क्षेपी कहते हैं। और दूसरी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, तो याद रखना जो भी संयोजन अभिक्रिया हमारा होता है, जो भी हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है वो उष्मा क्षेपी जरूर होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि उस संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद हमारा बनता है, उससे उष्मा जरूर बाहर निकलता है। तो कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उससे एक चमकदार सफेद लोह हमारा सफेद लोह के साथ जलता है, और यह मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनता है। मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होता है, इसलिए वो चमकता है। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन के बारे में बताइए। कह रहा है कि धातु सामान्यतः उष्मा का सुचालक होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हम लोग धातु की अगर बात करते हैं तो धातु उष्मा का क्या होगा, कहेंगे धातु जो है ये उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है ये उष्मा का क्या होगा, कहेंगे सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातु की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो धातु में दो चीज होता है। एक तो धातु में आप कहेंगे सर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो आप कहेंगे सर धातु में क्या होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा धातु में क्या होता है, कहेंगे कोई धातु है तो उसमें मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन भी होता है, गर्म करिएगा आप तो मेरे भाई कंपन के कारण भी होता है। तो यहां पर दो बात आता है, अगर धातु उष्मा का सुचालक है उसके पीछे दो रीजन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण सबसे ज्यादा उष्मा का संचरण होगा 70% होता है, और कंपन के कारण 30, कंपन अगर होगा तो उसके कारण 30% उष्मा का संचरण होता है। तो धातु जनरली हमारा उष्मा का सुचालक होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा राइट है। दूसरा मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, अगर कोई धातु है तो ये कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना धातु डक्टाइल होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा डक्टाइल होता है, यानी कि तन्य होता है। इस बात को ध्यान रखें, डक्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा तन्य बोलते हैं, ये हमारा डक्टाइल होता है। डक्टाइल कहने का मतलब है अगर आप उसको खींचेंगे ना, तो मेरे भाई खींचेंगे तो पतला होगा पतला होगा पतला होगा इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम जैसे कि मान लेते हैं सोना की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो हमारा सोना है चांदी है ये सब क्या है मेरे भाई, ये धातु हमारा है। ये जनरली हम पूछ रहे हैं, यहां जनरली बोला गया, सामान्यता बोला गया है, तो कुछ अपवाद होते हैं उसको छोड़ करके ये धातु हमारा सोना। और जब सोना को आप खींचिएगा तो ये पतला होगा, टूटेगा नहीं, पतला होगा, तब जाकर के मेरे भाई ये टूटता है। तो उसमें कैसे प्रॉपर्टी होता है, उसमें डक्टिलिटी का नेचर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम किसी अधातु की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी अधातु की बात करते हैं, अधातु को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, इसको अगर मेटल कहेंगे तो इसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। और मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि अधातु और धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है, धातु चमकता है, इसमें चमक होती है, लस्सर होता है, इस बात को। जबकि अधातु की बात करते हैं मेरे भाई इसमें चमक नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, इसमें चमक नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना, इसमें लस्सर नहीं होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई अधातु का एक्सेप्शन है, उदाहरण एक्सेप्शन है, जिसमें अधातु होते हुए चमकता है, वो आयोडीन होगा, और साथ में हमारा ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु है, फिर भी चमकता है, क्योंकि वो हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है, इस बात को ध्यान रखना। तो अधातु सामान्यतः कैसा होगा, तो मेरे पास अधातु जो हमारा होता है ये ब्रिटल नेचर का होता है, ये बात सही है। ये कैसा होगा, तो ब्रिटल हमारा होता है। और अगर ये ब्रिटल की बात करता है, भंगुर की बात करता है, तो आप कहेंगे भंगुर का किसको कहते हैं, भंगुर कहने का मतलब है आप गिराएंगे और जैसे वो गिरेगा तो कहीं से भी टूट फूट जाएगा, इसलिए कहते हैं वैसी प्रॉपर्टी अगर होती है वो कहीं से भी टूट जाता है, विदाउट इंडिकेशन का टूट जाता है, उसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं। तो अधातु में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मेरे पास जनरली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सोडियम हमारा होता है बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए देखते हैं जादूगर लोग क्या करता है, पानी में सोडियम धातु को छिड़क देता है और पानी में आग लगा देता है। तो आपको ध्यान रखना ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ सही रहेगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है कि अमीबा की बात कर रहा है। मेरे भाई अमीबा की बात करता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा अमीबा होता है ये हमारा क्या है,
अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा प्रोटिस्टा संघ के जीव है, इस बात को ध्यान रखना। ये किसके अंतर्गत आता है तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखना। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसकी हम बात अगर करें, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम की अगर बात कर लेते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी सभी प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आता है। और जो प्रोटिस्टा है ये क्या है तो कहेंगे ये हमारा यूकैरियोटिक सेल से बना है, ये हमारे यूकैरियोट्स हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या है तो कहेंगे ये हमारे यूकैरियोट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं तो इसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई, ये एक कोशिकीय भी होता है। ये हमारा कैसा होता है? एक कोशिकीय भी होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमारे क्या एक कोशिकीय जीव है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कैसा जीव है तो कहेंगे यूनिसेल्युलर होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेल्युलर होता है, बात को ध्यान रखेंगे। अगर अमीबा में मेरे भाई यहां पर कहेगा कि अमीबा की अगर हम बात करते हैं उसमें प्रजनन कैसे होता है, तो मान लेते कि ये हमारा अमीबा है, इसको हम अमीबा कह दिए। तो अमीबा में जो प्रजनन की अगर हम बात करते हैं इसमें प्रजनन कैसे होता है मेरे भाई? अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है तो आप कहते हैं अमीबा में जो सर प्रजनन होता है ये क्या होगा? बीच से पतला होगा और बीच से टूट जाता है, बीच से पतला होकर के दो भाग में ये बढ़ जाता है, यहीं से ये टूट करके अलग हो जाता है, एक अमीबाई बन जाता है। यानी कितने अमीबा बन जाएंगे तो दो अमीबा बन जाएंगे, दो पार्ट्स में ये ब्रेक कर गया, इसको हम लोग बाइनरी विखंडन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग बाइनरी विखंडन के नाम से जानते हैं, यानी कि द्विविखंडन इसी को कहते हैं, दो पार्ट्स में बट जाना, बीच से पतला होकर के दो पार्ट्स में बट जाता है। तो अमीबा की अगर बात करते हैं उसमें बाइनरी फिशन होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और कहता है कि द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा हो रहा है, यहां कहीं भी हमारा ऐसा तो नहीं है कि एक मेल और फीमेल हमारा है, इसी के शरीर से दो पार्ट्स अलग अलग हो जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर क्या है तो कहेंगे करेक्ट है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर वह दो भाग में विभाजित हो जाता है उसी को हम कहते हैं बाइनरी विखंडन। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा तो यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव प्रजनन प्रणाली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? बताइए मेरे भाई, ये सब तो लॉजिकल क्वेश्चन आप कितना बार पढ़ चुके हैं। मानव प्रजनन प्रणाली की अगर बात करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करता है तो आप सीधा कहेंगे सर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करता है ना, अगर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करता है, इसमें दो बात आपको ध्यान रखना है, इसमें दो चीज भाग लेता है, एक तो मेल भाग लेगा और दूसरा कौन भाग लेगा? तो यहां पर हम फीमेल की बात करते हैं, मेल और फीमेल भाग लेता है। तो मेल का क्या भाग लेता है? तो मेल का मेल गैमेट्स भाग लेता है, इस बात को ध्यान रखना। मेल का इसमें मेल गैमेट्स भाग लेता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और फीमेल का क्या भाग लेगा? तो इसमें हमारा फीमेल गैमेट्स भाग लेता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। फीमेल का फीमेल गैमेट भाग लेगा और मेल का मेल गैमेट भाग लेगा। और मेल गैमेट किसको कहते हैं? स्पर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमारा स्पर्म को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और स्पर्म का निर्माण कहां होता है? इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, हमारे टेस्टिस में होता है, इस बात को ध्यान रखना। कहां पे होगा? तो ये फीमेल कहेंगे, यहां पर सीधा कहेंगे स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होगा। और यहां पर जो मेल और फीमेल गैमेट होता है इसको हम लोग ओवम कहते हैं, एग कहते हैं। और इस एग का निर्माण कहां होता है तो आपको ध्यान रखना, ओवम का निर्माण कहां पे होगा तो हम लोग सीधा कहते हैं सर ये ओवरी में होता है। ये कहां पे होगा? तो ओवरी में होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो ये दो चीज हमारा होता है। इसी में शुक्राणु की बात करते हैं, स्पर्म कहते हैं उसका उत्पादन वृषण में होता है, ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से सही है। अगला कहता है अंडाणु जो एग होता है उसका उत्पादन ओवरी में होता है, ये बिल्कुल सही है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगला हमारा क्या होगा? जब स्पर्म और ओवम मिलता है, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तब जाकर के फर्टिलाइज होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पे होती है तो मेरे ओविडक्ट में होता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है मेरे भाई आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तब ना फास्ट जी सर जी कहेंगे, अभी दे देंगे करने के लिए तो पढ़ते पढ़ते दम निकल जाएगा। यहां पढ़ना भी है, लिखना भी है, समझाना भी है, तीनों काम एक साथ चलता है। इतना लेंदी क्वेश्चन रहता है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है फास्ट सर जी, फास्ट सर जी। क्या है, हवा है कि फूक दिए उड़ गया? बताओ तो हम ऐसे टिक करके निकल जाते हैं, ABCD करके निकल जाएंगे। बताओ ऐसा कर देते हैं। पढ़ने में भी समय लगता है, इतना फास्ट है तब इतना समय लगता है, अगर स्लो करके पढ़ाएंगे तो बताओ कितना समय लगेगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत चुंबक के बारे में बोला गया। मेरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात अगर कही जाती है तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके सामने में इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात कही जाती है जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब मेरे भाई अगर किसी भी चीज में आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते कोई वायर है, करंट देंगे उसके अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, रोटेट करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा क्या होगा, अगर मान लेते कोई वायर है उसका वायर में करंट अगर देंगे, अगर मान लेते कि वायर इसमें करंट दिए जिसके चारों तरफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा बन जाता, और ये अंदर की तरफ, ये हमारा बाहर की तरफ इस तरह से रोटेट करने लगता है, ऐसे सर्कुलर हमारा एक वृत्त बन जाता है इस तरीके से, आप कह सकते हैं चारों तरफ। अब आप समझिएगा, जब तक करंट जाएगा तब तक मैग्नेट बना रहेगा, जब तक करंट देंगे तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जब तक करंट देंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा अस्थायी चुंबक की तरह काम करता है। ये कैसा चुंबक है? तो कहीं हमारा अस्थायी चुंबक की तरह काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब करंट देंगे तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, जब करंट खत्म कर देंगे तो हमारा ये सिंपल वायर बन जाता है। तो यहां पर बोला गया कि एक विद्युत चुंबक की अगर बात करते हैं, ये अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा, कि ये अस्थायी होगा, ये अस्थायी गलत दे रखा है। दूसरी बात मेरे भाई यहां पर बोला है कि इसकी ताकत को बदला नहीं जा सकता है। मेरे भाई हम करंट के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जब करंट के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा घटेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का मान घटेगा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स का मान भी घटेगा बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स का मान घटेगा बढ़ेगा तो उसमें ताकत जो होगा उसको अट्रैक्ट करने और रिपल्सन करने की क्षमता भी घटेगी बढ़ेगी। ये कह रहा है कि इसके ताकत को बदला नहीं जा सकता, जो कि गलत है मेरे भाई। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला कहता है यह एक नरम लोहे के कोर, यानी कि हम लोग इसमें किसका तार इस्तेमाल करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो अस्थायी चुंबक होता है, ये जनरली हमारा किसका बनता है? सॉफ्ट आयरन कोर का बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा सॉफ्ट आयरन का बनता है, इस बात को ध्यान रखना। सॉफ्ट आयरन का बनता है, ये बात आप मेरे भाई ध्यान रखना। और सॉफ्ट आयरन कहने का मतलब हमारा नरम लोहा का बनता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर नरम लोहा का क्यों बनाते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो नरम लोहा का इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरे भाई इसमें हिस्टेरेसिस लॉस हमारा कम होता है। इसमें क्या कम होगा? कहीं इसमें हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है ये हमारा कम हो जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस मेरे भाई नरम लोहा में कम होता है, जबकि हार्ड में हमारा ज्यादा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो यह एक नरम लोहे, चूंकि अस्थायी चुंबक की बात करें, नरम लोहे के कोर के चारों ओर लिपटे हुए एक तार के कॉइल के रूप में बना होता है। स्टेटमेंट मेरे भाई बिल्कुल राइट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहीं पर अस्थायी चुंबक की बात करेगा तो कहेंगे सॉफ्ट आयरन का बनेगा, लेकिन अगर यहीं पर अस्थायी चुंबक बोलता तो याद रखना मेरे भाई वो स्टील का बनता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप देखते होंगे मैथ साइंस का जो ये टेस्ट का डिस्कशन अभी आपका चल रहा है, 121 से लेकर के 140 तक का जो टेस्ट का डिस्कशन आपको यूट्यूब पर अभी हुआ है मेरे भाई, इसका आपको टेस्ट जो है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये टेस्ट अवेलेबल है। आप जाकर के टेस्ट जरूर दीजिए, और जब टेस्ट दीजिएगा तब उसका एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको 2 गुने से ज्यादा, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने से ज्यादा फायदा होगा। तब ये दिमाग में क्लिक करेगा हमने क्या सोचा था और हमने अभी क्या सीखा। और थोड़ा जिस तरह से हम आपको हम जिस तरह से स्पीड में पढ़ाते हैं इसी स्पीड में आपको बनाना भी होगा क्वेश्चन। ये नहीं कि बस क्वेश्चन बना रहे हैं 2 दिन तक क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट देने का मतलब होता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को पिक करते हैं और कितना जल्दी क्वेश्चन बना रहे हैं, कितना जल्दी आपका सब कुछ रिवाइज होता है, उसको टेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा रिदम बनाइए और काम आपका हो जाएगा। अगला कहते हैं मेरे में कथन की बात कही जा रही है कि जो खाद्य श्रृंखला जो हमारा फूड चेन होता है आमतौर पर 3 या 4 पोषीय स्तर तक सीमित होती है। ये सही है कि गलत है मेरे भाई? जाहिर सी बात है। जैसे हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा उत्पाद होता है, सबसे पहले हम कहते हैं उत्पाद होता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, उसके बाद हमारा टर्सरी कंज्यूमर होता है, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट हम लोग कहते हैं यहां पर डिकम्पोजर आ जाता है। डायरेक्ट हमारा क्या होता है? यहां पर डिकम्पोजर आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये बैक्टीरिया अगर हमारा जाता है तो मेरे भाई 3-4 स्टेप का ही तो कहानी है। यहां पर बोला कि जो खाद्य श्रृंखला हमारा फूड चेन होता है ये आमतौर पर 3 या 4 पोषीय स्तर होता है। 3-4 पोषीय स्तर में ये खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि इसके कारण की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा का 10% का जो नियम के अनुसार प्रत्येक पोषीय स्तर पर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट होते चला जाता है। इसके बाद इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं एनर्जी का लॉस हमारा होता है। मेरे भाई 10% लॉ कहता है कि 10% एनर्जी का लॉस होता चला जाता है। इसका मतलब ये भी सही है। अगर ये सही है और ये सही है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसलिए 3-4 पोषीय स्तर तक ही सीमित हो पाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ए। कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन का मेरे भाई सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगला कहता है कथन सही ढंग से हमारा कंजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं हमारा कौन सा होगा? बताइए मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो यहां पर कंजर्वेशन की हम बात करते हैं मेरे भाई। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण की बात करता है। कह रहा कि सही ढंग से संरक्षण के बारे में आपका वर्णन कौन करता है? प्राकृतिक संसाधन का सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से उपयोग करना, ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही लग रहा है। वनों की कटाई करना मेरे वन की कटाई करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी आएगा और पूरा मिट्टी का क्या करेगा? तो मिट्टी भूस्खलन, मिट्टी को कहेंगे बहा करके लेकर चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारे लिए वो कहेंगे यहां पर संरक्षण का काम हमारा नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेशनल पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्य जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से समझे जाते हैं, जैसे जैव विविधता के संरक्षण के संरक्षित क्षेत्र हमारा होता है, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। हमको लग रहा है ये दोनों सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन मेरे भाई श्वसन की बात करता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जब श्वसन की क्रिया अगर होती है तो कहां पे होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जो श्वसन की क्रिया होती है, ये श्वसन की क्रिया कहां होती है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की क्रिया कहां पे होती है, तो आपको ध्यान रखना कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक बात आप जान लीजिए, श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, तो ये जैव रासायनिक क्रिया, इस बात को ध्यान रखना, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया, इस बात को ध्यान रखना, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया, इस बात को मेरे भाई आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये कोई भौतिक अभिक्रिया नहीं है, ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर एक भौतिक अभिक्रिया की बात करिए, एक भौतिक प्रक्रिया जो कि गलत है हमारा, तो मेरे भाई ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। यह क्या है, तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा जारी करने के लिए भोजन का विखंडन करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ये सही है आपका। अगला कहता है कि सभी जीवों में श्वसन के लिए, मेरे भाई सभी जीवों में श्वसन के लिए फेफड़ा होता है, ये बिल्कुल गलत है, सभी लिख करके गलत कह दिया। कुछ ऐसे जीव होते हैं मेरे भाई जो स्किन से सांस लेता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गलफरा सांस लेता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फेफड़ा सांस लेता है, बात को आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई। तो यहां पर सभी जी लिख करके ये गलत कह दिया, ये गलत, ये गलत, आंसर करेंगे बी। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, यहां पर मानव आंख में कॉर्निया प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अधिकांश अपवर्तन करता है। मेरे पास जाहिर सी बात है कि प्रकाश का अपवर्तन अगर कहां से स्टार्ट होता है, तो हमारे कॉर्निया से। जो कॉर्निया हमारा होता है हमारी आंख का सबसे बाहरी परत होती है, और जो कॉर्निया होता है वो हमारा कैसा होता है कि कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, प्रकाश आर पार चला जाता है। लेकिन याद रखना मेरे मीडियम चेंज करेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश अपवर्तित होकर के हमारे लेंस पर पड़ेगी, हमारे आंख के लेंस पर पड़ेगी, और हमारा आंख का लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ करके सीधा रेटिना पर जाकर के इमेज बनाता है, तब जाकर के कोई भी वस्तु हम लोग को दिख पाती है। तो आपको ध्यान रखना कि मानव आंख में कॉर्निया प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन करता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है मेरे भाई, यहां पर कारण कह रहा है कि नेत्र लेंस केवल फोकस दूरी को ठीक समायोजन करता है, यानी कि एकोमोडेशन पावर उसमें होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एकोमोडेशन पावर मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट करने का काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही मेरे भाई, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट के साथ आप जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पे कथन और कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए। नेत्र लेंस केवल फोकस दूरी का ठीक समायोजन करता है, एकोमोडेशन पावर कहने का मतलब है कि कॉर्निया प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन करता है। हमको लग रहा है मेरे भाई कि इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन किसी का कोई जो है यहां पर एक्सप्लेनेशन बेहतर नहीं कर पा रहा है। आगे चलते हैं, अगला कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है मेरे परागन की बात करता है, पॉलिनेशन की बात करता है। फूल में जो पॉलिनेशन किसी जानवर के द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा हो सकता है, किसी जानवर के द्वारा हो सकता है, या पानी के द्वारा हो सकता है। नहीं, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी, हाइड्रो आप कह सकते हैं मेरे भाई, इस तरह से हम कह सकते हैं परागन की जो क्रियाएं होती है, परागन की क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं, परागन मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि हमारा फूल है, ये हमारा क्या, तो ये हमारा फूल है, और फूल का ये फीमेल पार्ट हमारा होता है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको समझिए मेरे भाई ये मेल पार्ट होता है, तो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, इसको परागकण कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, इसमें परागकण। इसी परागकण का मान लेते कि कोई कीट आया, यहां बैठा, उसके पैर में ये चिपक गया, और चिपक करके यहां पर पहुंच गया, इसी प्रोसेस को परागन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हवा भी बहेगा तो ऐसा हो सकता है, कीट के द्वारा भी ऐसा हो सकता है, कोई भी चीज यहां बैठेगा उड़ के यहां आएगा तो भी हो सकता है, और पानी में भी हाइड्रो पानी के कारण भी हमारा ऐसा होता है। इसका मतलब है जानवर, हवा, पानी सबके द्वारा हमारा हो सकता है पॉलिनेशन। ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई सही है। अगला, एक ही फूल के भीतर परागकण को स्वपरागन कहते हैं। एक ही फूल के भीतर अगर होगा तो उसको स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और एक फूल जब दूसरे फूल के साथ परागन करता है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है मेरे भाई, तो यहां पर फूल रंग बिरंग का आपको देखने को मिलता है, ये ज्यादा बेहतर होता है इस कंपेयर टू ये, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन तीनों का तो सही दे रखा, तो आंसर करेंगे डी। आगे चलते हैं, अगला है मेरे भाई, बताइए कौन सा कथन जो है दहन के लिए सही है। दहन के लिए बोला गया आवश्यक शर्त होता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब दहन की बात करते हैं, दहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दहन को इंग्लिश में हम लोग कंबसन कहते हैं। दहन को इंग्लिश में कंबसन कहते हैं। कंबसन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है मेरे भाई, इसके लिए कंडीशन है। जब भी कहीं भी कंबसन होगा, जब भी कभी भी कंबसन होगा, तो कंडीशन हमारा दो चीज होता है कि एक तो आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। एक तो आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन होता है। और दूसरा आपको क्या चाहिए मेरे भाई, तो यहां पर ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए आपको। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो मेरे भाई कंबसन होता है। इसका मतलब एक फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा हम किसकी, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जब आपस में ये हमारा जलता है तो यहीं पर ये कैसी क्रिया होती है, कहेंगे दहन की क्रिया होती है। और जब कोई चीज जलता है तो उससे उष्मा बाहर निकलता है, इससे उष्मा बाहर निकलेगा तो इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि दहन होने के लिए क्या आवश्यक शर्त होना चाहिए, तो हमारा फ्यूल का होना जरूरी होता है, और फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो तुरंत जल जाए। तो हम कहेंगे यहां पर ज्वलनशील पदार्थ,
ईंधन की उपस्थिति होनी चाहिए, हवा की आपूर्ति होनी चाहिए, जितना हवा जरूरी है उतना होना चाहिए, और पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करते हैं। इससे मान लेते हैं मेरे भाई आप क्या करते हैं, समझना गौर से, ये वाला जो स्टेटमेंट है तभी समझ में आएगा जब मेरी बात को आप सुनेंगे। मान लेते हैं आप क्या करते हैं, अगरबत्ती में आग लगाते हैं। अगरबत्ती में जब आप आग लगाते हैं तो ऐसे माचिस जलाते हैं, माचिस जब जलाते हैं तो ऐसा नहीं कि माचिस जलाते हैं उसमें आग पकड़ लेता है, ऐसा तो नहीं होता है। अगरबत्ती को क्या करते हैं, आग के पास रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, रखे रहते हैं। जब मेरे भाई वो मोमबत्ती पूरा गर्म हो जाता है तब आग पकड़ता है। इसका मतलब है पदार्थ को उसके ज्वलन ताप तक जब गर्म करते हैं, पदार्थ को यानी कि मोमबत्ती सॉरी जो आपका अगरबत्ती होता है, जब अगरबत्ती को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करते हैं तब जाकर के वो जलता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए हमारा सही, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि तुरंत आग पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता है। हम कहेंगे तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है और तीनों के तीनों हमारा क्या तो दहन के लिए जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला कह रहे कि कथन बताइए, दाब जो है वो बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, एक बच्चा जानता है दाब बराबर हमारा बल अपन में क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल अपन में क्षेत्रफल होगा। मेरे भाई एक बात आप बताइए कि बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, जो दाब हमारा है, ये जो दाब हमारा है ये बल और क्षेत्रफल का अनुपात है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगला कारण को देखते हैं। कहता है यदि समान बल, कह रहा यदि समान बल का मतलब होता है ये जो बल है मेरे भाई ये कांस्टेंट मान लीजिए, इसको आप कांस्टेंट मान लीजिए। समान बल मतलब बल नहीं बदलेगा, बल जो है वही रहेगा, यानी बल कांस्टेंट है। तब कहता है कि एक छोटे से क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, यानी क्षेत्रफल पर अगर कम क्षेत्रफल को अगर कर देते हैं तो दाब क्या होगा, तो मेरे भाई दाब बढ़ जाएगा। तो एक छोटे क्षेत्रफल पर अगर लगाया जाए तो दाब बढ़ जाता है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और आपको ध्यान रखना ऐसा होने के कारण ही हमारा ऐसा होता नहीं, इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही आपका दे रखा है। एक बार मिला लेते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना नंबर क्वेश्चन आपका चल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग हैं। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताइए फटाफट करके। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए ही दे रखा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा है। चूंकि इस तरह का जो चीज हो रहा है हमारा इसी फॉर्मूला पे हो रहा है, इसलिए हमारा सही है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। मेरे भाई बताइए, तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, धमनी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, धमनी की बात करते हैं। धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, हमारे शरीर में यह शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो शुद्ध रक्त का अगर कोई प्रवाह करता है तो वो धमनी करता है। अगर हम सीरा की बात करेंगे तो सीरा क्या करेगा, तो ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त का प्रवाह अगर करता है तो वो कौन करता है, तो ये करता है, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब मेरे पास इस बात को ध्यान रखना, इसी में हमारा आता है फुसफुस धमनी अगर बोल देगा, इसी में अगर हमारा यहां पर क्या बोलेगा, कहेंगे यहां पर फुसफुस धमनी अगर बोल देता है तो फुसफुस धमनी को हम लोग बोलते हैं यहां पर, ये क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा काम करता है। यहां शुद्ध है तो यहां अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां अशुद्ध रक्त का हमारा प्रवाह होता है। अगर मेरे भाई यहां सीरा है तो हम यहां पर फुसफुस सीरा की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फुसफुस सीरा की अगर हम बात करते हैं तो आप बताइए मेरे भाई इसी का जस्ट उल्टा काम करेगा। यहां अशुद्ध रक्त का प्रवाह कर रहा था, यहां शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। ये चीज आपको बस याद रखना है, इसको बस आपको शुद्ध रक्त का ये प्रवाह करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मामला क्या है मेरे भाई, इस पर आते हैं। कह रहे कि धमनी हमारा है, इस धमनी की बात करिए, मोटी भी होती है पतली होती है। धमनी की अगर बात करता है आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले आती है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त का मतलब होता है हमारा जो शुद्ध रक्त होता है उसका प्रवाह करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। फुसफुस धमनी को छोड़ करके फुसफुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह कर देता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सीरा जो होता है आमतौर पर ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है, फुसफुसीरा को छोड़कर के ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहता है मेरे पास जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में एक पंप होता है, हार्ट एक पंप के रूप में होता है। हमारा हृदय जो होता है वो एक पंप के रूप में होता है और ब्लड को हर जगह भेजने का काम करता है। क्योंकि ब्लड जो होता है वो एक द्रव पदार्थ होता है और किसी भी द्रव पदार्थ को कहीं भी भेजने के लिए आपको पंप की आवश्यकता होती है, बिना पंप का कोई द्रव नहीं जाता है। तो मेरे भाई हृदय जो होता है वो एक पंप की तरह हमारा कार्य करता है, जो पूरे शरीर में हमारा रक्त का परिसंचरण करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट पूछा गया तो आंसर करेंगे डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला मेरे भाई, ये तो फसल उत्पादन के लिए तो सबसे आसान है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, खेत को जुताई करते हैं, फिर उसमें बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं। पहला बताओ, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही बात है, गलत है कि सही है, एक बार जल्दी से बताइए आप लोग। मेरे भाई यहां दे रखा है कि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है मेरे भाई। ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके से अंडर रूट डेंसिटी हमारा ऐसा होता है। नहीं तो आप ऐसे समझिए, ध्वनि की चाल जो होती है वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट हमारा सही है। और कारण को यहां पढ़ेंगे, कथन को यहां देख रहे हैं। कारण कहता है कि ध्वनि जो है ठोस में सबसे तेज चलता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ठोस होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, गचागच एक जगह भरा हुआ रहता है। मॉलिक्यूल्स पास पास होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो मेरे पास उसका कहेंगे स्पीड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कहेंगे वहां कंपन अगर होगा तो कहेंगे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, ध्वनि तेज चलती है। और द्रव में उसके बाद फिर हमारा गैस में सबसे धीमी चलती है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसीलिए मेरे भाई हम कहेंगे कि कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। सब आपको बता चुके हैं, ए टू जेड चीज का एक्सप्लेनेशन हम आपको दिया है। बताइए, हमारा जो बैक्टीरिया ये प्रोक्रियोट्स होता है, हम लोग जानते हैं मेरे भाई, मोनेरा का नाम आपने सुना होगा। मोनेरा की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं ये कैसे होते हैं, तो मोनेरा संघ के जो जीव है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये मोनेरा संघ के जो जीव होते हैं ये प्रोक्रियोट्स हैं। ये कैसे होंगे, तो इसको हम लोग प्रोक्रियोट्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसी का एग्जांपल्स हमारा क्या है, इसी में हमारा आता है कौन, तो कहेंगे ब्लू ग्रीन अलगी की हम बात करते हैं। और जो ब्लू ग्रीन अलगी है, इस ब्लू ग्रीन अलगी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, यही साइनोबैक्टीरिया हमारा होता है। तो मेरे भाई प्रोक्रियोट्स होंगे, उसमें कुछ हमारा यहां पर बैक्टीरिया भी शामिल है, तो कहेंगे जीवाणु जो है बैक्टीरिया हमारा है, बिल्कुल सही बात है। अमीबा की अगर बात करते हैं, इसके बाद हमने आपको बताया था मोनेरा के बाद हमारा क्या, तो प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। जो प्रोटिस्टा है इसी के अंतर्गत तो अमीबा आता है, इसी में तो अमीबा आता है, इसी में तो युगलिना आता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था अमीबा, युगलिना, पेरामीशियम की बात कर रहे थे। ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना, ये यूकैरियोट्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसे हैं, तो इसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यूकैरियोट्स हैं, एक कोशिका है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अगला हमारा कहता है कि जो हमारा फंगी है ये परपोषी, कवक तो मेरे भाई हमारा क्या होता है, कवक तो दूसरे पर आश्रित होता है, तो भोजन दूसरा का बनाया हुआ खाता, परपोषी होता है, हेटेरोटॉप्स होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तीनों सही है, तो आप कहेंगे एक तो तीन, तीनों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है। मेरे भाई प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है, तो कहेंगे नायलॉन हमारा क्या, तो कहेंगे सिंथेटिक फाइबर है, इसको बनाया जाता है, लेकिन जूट हो गया, कपास हो गया, सब हमारा क्या, तो हम कहेंगे यहां पर नेचुरल फाइबर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन हो सकता है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा। मेरे भाई दोनों सही है, इसलिए ऐसा हम कहते हैं। ए ऑप्शन के साथ आप जाइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, बताइए क्या कहता है। कह रहा है कि कौन सा कथन हमारा इसमें से सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है, तो गति में एक वस्तु हमेशा त्वरण होता है। मेरे भाई अगर कोई वस्तु गति में है तो गति का मतलब ऐसा तो नहीं है कोई वस्तु एक समान गति भी करेगा। गति का मतलब क्या होता है, एक समान गति भी हो सकता है। गति का मतलब क्या हो सकता है, गति ज्यादा भी हो सकता है, गति कम भी हो सकता है, गति एक समान भी हो सकता है। तो क्या हर एक सिचुएशन में त्वरण होगा, नहीं मेरे भाई। अगर गति एक समान हो गया, गति एक समान हो गया, त्वरण जीरो हो जाएगा। तो यहां कह रहा है कि गति में एक वस्तु हमेशा त्वरण होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला कहता है यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चलता है, यानी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो बताइए मेरे पास उसका त्वरण क्या होगा, कि उसका त्वरण शून्य होता है। स्टेटमेंट आपका टोटली राइट है। आगे कह रहा है कि त्वरण जो है, ये त्वरण अगर जो हमारा है हमेशा गति की दिशा में होता है। त्वरण हमेशा गति की दिशा में थोड़ी होता है मेरे भाई। गति अगर बढ़ेगा तब त्वरण हमारा गति की दिशा में होता है। अगर त्वरण घटेगा, अगर हमारा गति बढ़ेगा तो तुम्हारा त्वरण गति की दिशा में होगा, और अगर गति घटेगा तो त्वरण हमारा गति के विपरीत दिशा में होता है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे आप समझिए, मान लेते कोई वस्तु हमारा ये है, ये वस्तु आगे की ओर गति कर रहा है, इसका वेग अगर बढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना कि त्वरण भी हमारा इधर ही होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई ये वस्तु है और ये वस्तु आपने ब्रेक मार दिया और इसकी गति को आपने घटा दिया, जब गति को आप इसमें हमारा गति अगर इधर है, अगर हमारा गति इधर है तो हम कहेंगे त्वरण भी हमारा इधर ही होगा। दोनों चीज हमारा एक ही साइड में होगा, क्योंकि गति बढ़ने की बात कर रहा है, इधर गति भी इधर है, त्वरण भी इधर है। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे ही गति आपका घटेगा तो कहेंगे गति तो हमारा घटा, तो हम कहेंगे गति हमारा यहां घटा, गति हमारा घटा, क्या त्वरण हमारा उधर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हम कहेंगे त्वरण हमारा उधर नहीं होगा, त्वरण हमारा इधर हो जाएगा, इधर हमारा त्वरण काम करेगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप ध्यान रखना, त्वरण हमेशा लिखा है कि हमेशा गति की दिशा में होता है, जो कि निहायत गलत है।
ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। गति त्वरण के विपरीत दिशा में भी हो सकता है। इधर अगर जाएगा तो त्वरण हमारा गति बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा। अगर गति घटेगा त्वरण घटेगा। त्वरण निगेटिव का मतलब उधर हो जाएगा त्वरण, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए स्टेटमेंट हमारा टोटली रॉन्ग है। तो एक स्टेटमेंट हमारा राइट था। तो आज का जो 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहीं पर होता है खत्म। लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं मेरे भाई, आप सभी लोग जितने भी लोग लाइव देखते हैं सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए। आज का डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग फिर कल। कल आपका 139वां नंबर सेट का डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।